करियर बिल पर नहीं हो रहे हैं हेमंत, 14 से होंगे, अभी 9th को है मेरा सेशन है आपके साथ, 2 दिन 9th और 10th को होगा, है ना, थर्सडे और फ्राइडे। सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग, लर्निंग मीनिंगफुल होगी तभी कोई फायदा है, अदरवाइज तो निरर्थक हो जाएगी, यानी रोट लर्निंग हो जाएगी जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जो कोई अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। बेशक आपको एग्जाम पास करा सकती है रोट लर्निंग, बट जिंदगी में पास नहीं करा सकती। तो बात क्या है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी सार्थक अधिगम का एग्जाम्पल कौन सा है? आंसर कीजिए, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करण, मतलब कि जो बड़े हैं उनको आप इमिटेट करें, या फिर उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में आपने एक कंडीशनिंग करा दी, या फिर दी गई सूचना का निष्क्रिय अधिग्रहण, यानी कि जो सूचना जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई उसको आपने रिसीव कर लिया एज इट इज, या फिर निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, यानी कि जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पर आप अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, यही कहेगा कंस्ट्रक्टिविज्म भी। और ये अर्थपूर्ण लर्निंग होगी, क्यों होगी भाई? जब आप अपनी लाइफ से जोड़ते हैं किसी चीज को, रियल एक्सपीरियंसेस से जोड़ करके कुछ सीखते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है, हमेशा रहेगा। तो आंसर इसलिए डी होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप किससे जोड़िए, बच्चे के सेंसेस ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व यूज कराइए, ज्यादा से ज्यादा आप यूज करेगा अगर बच्चा अपने सेंसेस को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, तो वो लंबे समय तक याद रख पाएगा, बेहतर तरीके से सीख पाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने आप कीजिए लाइक और शेयर। जो लोग आज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उनको थोड़ा सा बताइए शेयर करके कि सेशन जो है ऑनगोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, आप गलत कर देंगे नहीं तो। मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? जो बच्ची है पुष्पा, वो अकेले नहीं कर पाती किसी प्रॉब्लम को सॉल्व, लेकिन यदि कोई बड़ा अडल्ट या फिर उससे ज्यादा जानने वाला अगर व्यक्ति वहां पर है, तो वो क्या होगा, वो सॉल्व कर पाएगी प्रॉब्लम को। जैसे कई प्रॉब्लम्स, कई क्वेश्चंस में आप अटकते होंगे, लेकिन जब आप लेट्स लर्न पे आते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं तो आसानी हो जाती होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अडल्ट हूं, आपसे बड़ी हूं या कुछ भी, इट्स जस्ट दैट कि उस एक फील्ड में आपसे एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा किया हो, सामने वाले ने प्रैक्टिस ज्यादा की हो, एफर्ट ज्यादा डाला हो, या ज्यादा आपसे जानता हो, या उस एक फील्ड की पर्टिकुलर समझ हो, मोर नॉलेजेबल अदर हो, ठीक है, एज मैटर नहीं करेगी। तो क्या होगा, ये जो मार्गदर्शन है इसको क्या कहेंगे? पूर्व क्रियात्मक चिंतन तो ये है नहीं, ये तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर दी इन्होंने। पार्श्वकरण भी नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र है या फिर सहारा देना है। अब जितने भी लोग बी आंसर कर रहे हैं, देखो आंख बंद करके हमें वाइकोस्की दिखे और हम ZPD आंसर कर दें, ये तो जरूरी नहीं है, ठीक। मार्गदर्शन की बात हो रही है, उस दायरे की बात नहीं हो रही कि वो सीख सकती है, इस दायरे में है। जब तक बात दायरे की या जोन की ना हो तब तक आप समीपस्थ विकास का क्षेत्र बीच में नहीं डालेंगे। बात हो रही है इस मार्गदर्शन को, इस सहारे को, इस हेल्प को क्या कहेंगे? तो इस सिंपल सहारा देना है। अगर स्कैप फोल्डिंग लिखा होता है यहाँ तो हम उसकी तरफ चले जाते। तो ये स्कैप फोल्डिंग है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं टेम्परेरी हेल्प कहते हैं। स्कैप फोल्डिंग को हम तब तक दी जाएगी, तब तक सहारा दिया जाएगा जब तक वो स्वयं ना करना सीख जाए, उसको बीच में हिंट दी जाएगी, उसकी मदद की जाएगी, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? यानी थॉर्नडाइक का कौन सा एक लॉ है जो लर्निंग में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की महत्व को बताएगा, या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात करेगा? बहुत बढ़िया तृप्ति, सभी को गुड इवनिंग है। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया कुशाग्र, अगर ठीक है आपका आंसर तो। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, या उपरोक्त सभी? थॉर्नडाइक ने 3 जो है वो प्राइमरी लॉज दिए हैं और 5 आपके सेकेंडरी लॉज दिए हैं। E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर थियरी दी है इन्होंने। एक है आपका रेडीनेस का सिद्धांत, दूसरा है आपका इफेक्ट का सिद्धांत, तीसरा है आपका प्रैक्टिस का सिद्धांत, ठीक है। रैप से आप याद रख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी कैसे हो सकता है? पुरस्कार और दंड की बात कहाँ हो रही है? तत्परता के नियम में पुरस्कार और दंड से तो होगा नहीं। आंसर जो है इसका, ना ये अभ्यास में बात करेगा। पुरस्कार और दंड का जो महत्व है सबसे ज्यादा यहाँ दिखेगा प्रभाव का नियम में, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट को आप मोटिवेशन से जोड़ सकते हैं। ये मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। यानी कि जिस चीज का आप पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा उसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यदि आप पहली बार कहीं गए और आपको बड़ा अच्छा सा लगा, चाहे वो उन्होंने दिखावा किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, चाहे आपको मतलब बेहतर लगा, आप एक स्कूल में जाते हैं पहली बार, प्ले में गए या फिर कहीं और चले गए, तो आपको प्रभाव पड़ा आप पर उस एक जगह का, और आपको मोटिवेशन, रिवॉर्ड दे दिया किसी बात पर, या पनिशमेंट दे दी, जैसे होता नहीं कि फ्री दे दिए कुछ चीजें और फिर उसके बाद बेच दिए कोर्स। तो ये क्या है? ये है
प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि आप पर प्रभाव बेहतर पड़ेगा तो आप उसको आगे करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बिल्कुल फैक्चुअल है। नेक्स्ट है, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने सेंसेस को इस्तेमाल में लाए बच्चा, ये चीज किस चीज को अफेक्ट करेगी, बताएं एक बार। बहुत बढ़िया आयशा शाहीन, आंसर कीजिए। अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण प्रक्रिया को, अधिगम उत्पाद को, या अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया को। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपके सेंसेस यूज होंगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका क्या एक रिजल्ट होगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको बेहतर तरीके से यहाँ समझ में आता है, आप ज्यादा से ज्यादा आप पिक्चर भी देख रहे हैं, मेरा डिस्कशन भी सुन रहे हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, और भी आपने कुछ पिक्चर्स देखे कहीं पर भी, मतलब जितनी ज्यादा सेंसेस आपकी यूज होंगे उतना ही बेहतर आपकी लर्निंग होगी। और इसकी वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस है, अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया, जो प्रोडक्शन है नॉलेज का, जो लर्निंग का, और आप उसको बेहतर, ये जो प्रोसेस है परफॉर्मेंस की, लर्निंग जो आपने सीखा उसको आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ये मीनिंगफुल लर्निंग हो जाएगी, जीवन पर्यंत आप याद रखेंगे इसको। प्रिंसी तोमर कह रही है, मैम थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड टीचर। धन्यवाद, आपने सुपर चैट किया है 40 रुपीज का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि अगर हम बात करें संज्ञानात्मक क्रिया यानी कि कॉग्निटिव स्किल, कौन सी कॉग्निटिव स्किल, बहुत सारी कॉग्निटिव स्किल हैं, चाहे इमेजिनेशन हो, थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, ये सब क्या है, हमारी संज्ञानात्मक यानी हमारे दिमाग से रिलेटेड कुछ स्किल्स हैं। बहुत बढ़िया सुरभि। तो यहां पर बात हो रही है कि कौन सी एक स्किल है जिसका इस्तेमाल आप सूचना के विश्लेषण के लिए, विश्लेषण का मतलब क्या है, एनालिसिस के लिए करेंगे। कौन सी दिमाग की वो स्किल है, क्षमता है, कौशल है जिसका इस्तेमाल आप एनालिसिस की प्रक्रिया में करेंगे। एनालिसिस में आप करते क्या हैं, आप चीजों को तोड़ के देखते हैं कि अच्छा ये पार्ट ऐसे है, अच्छा मैंने गलती की तो कहाँ की। आप देखेंगे सीटेट में अगर आप फेल हो गए, आप देखेंगे अच्छा इसमें इतने मार्क्स आए, ये वाला सेक्शन में सॉल्व नहीं कर पाया, अच्छा ये इस तरीके से, अच्छा मैंने इसको ऐसे समझ लिया था इसलिए गलती हो गई। तो ये क्या है, एनालिसिस है। ठीक, मतलब आप तोड़ करके देख रहे हैं, किसमें, पार्ट्स में। ठीक, अगर जोड़ करके कुछ नया बनाए तो वो सिंथेसिस हो जाएगा। तो एनालिसिस में आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर करना आपको आना चाहिए। सिर्फ पहचान करना, वर्गीकृत करना या फिर वर्णन करना नहीं चलेगा, आपको अंतर करना आना चाहिए, पार्ट्स में विभेदीकरण आपका होना चाहिए। ठीक, तब आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कब होगा यदि हम बात करें लर्निंग के एक प्रोसेस में। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया। ये लॉकडाउन तक की सीरीज है हिंदी मीडियम वाली, फिर इसको बाइलिंगुअल कर देंगे, टेंशन क्यों लेते हो। सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण से हमारा मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नॉलेज का ट्रांसफर कब कैसा हो सकता है, शून्य मतलब कि जीरो, बिल्कुल बात ठीक है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, नकारात्मक यानी नेगेटिव, तो तीनों प्रकार का आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। थॉर्नडाइक ने ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की भी बात की है, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार का ट्रांसफर बताया है। एक है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब जो चीज आपने पहले से सीखी हुई थी और वो एक जो चीज है आपको आगे हेल्प करे दूसरी एक्टिविटी में, जैसे कि साइकिल चलाना आपको हेल्प करता है बाइक सीखने में या बाइक चलाने में, उसके हैंडल को संभालने में। दूसरा क्या है, नेगेटिव, जो आपका क्या है, लर्निंग का ट्रांसफर है। उसमें क्या होगा, नेगेटिव ट्रांसफर में जो पहले आपने सीखी हुई चीज है वो आपको आगे नई चीज सीखने में प्रॉब्लम करेगी। जैसे अगर आपको हिंदी आती है तो इंग्लिश सीखने में बाधा बनेगी हिंदी, मतलब आपको बीच बीच में प्रॉब्लम तो देगी। ठीक, तो वो एक बात है कि आप रिसोर्स को उसको इस्तेमाल कर लें, बट ये नेगेटिव ट्रांसफर है। जीरो ट्रांसफर, जहां एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी पर, एक जगह सीखे हुए ज्ञान का दूसरी जगह पर कोई प्रभाव ही ना पड़े। चाहे आप जाकर के गिटार बजाएं, थोड़ी देर बाद आप जाकर के दिया जलाएं, दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक, तो यहां पर कुछ चीजें जो समान होती हैं, दो चीजों में, दो एक्टिविटीज में जो एलिमेंट्स समान होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स अगर हैं तो वो आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये ट्रांसफर की एक बात है, लर्निंग के ट्रांसफर की बात है, जिसको